दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो एक ऐसे सच से आप रूबरू हो जाइए जिसमें एक तरफ गरीबी है, मुफलिसी है, जिंदगी जीने की त्रासदी है, सिर्फ मवाद है और उसके बाद मौत है, और दूसरी तरफ रईसी है, चकाचौंध है, उल्लास है, उत्साह है, करोड़ों रुपए की हवाई उड़ानें हैं। यानी एक तरफ एक लंबी कतार मौत की है, दूसरी तरफ एक बड़ी कतार रईसी की है, और इन दोनों के बीच खड़े होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक के तौर पर आज हम और आप इस बात को लेकर भी संवाद करेंगे, ये लोकतंत्र है या राजतंत्र की स्थितियां हैं। क्योंकि इन परिस्थितियों में आजादी के बाद भारत कभी नहीं रहा है जिसमें इतनी असमानता या जिंदगी जीने के तौर तरीके में इतने असंवेदनशील होकर अपने ही सरोकारों में लोग सिमटे हुए हैं, और सिमटे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह लोग जो एक तरफ बहुसंख्य तबका है जिसने अपने शासक को चुना और शासक ने खुद को प्रधान सेवक कहा और उसने करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ अपनी उड़ानों में खर्च कर दिए। और यह एक संयोग है कि अगर मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया इस तरह के वायरस से प्रभावित ना होती, भारत के भीतर चाहे जितनी भी बुरी स्थिति होती, हो सकता है मौजूदा वक्त के प्रधान सेवक भारत में नहीं होते। 195 दिनों से विदेश यात्रा उन्होंने नहीं की है। आप हैरत में आ जाएंगे, 195 दिनों से विदेश यात्रा नहीं की है तो कौन सी बड़ी बात है, 6 ही महीने तो हुए। यकीन जानिए बीते 6 बरस का सफर इस देश की सत्ता के साथ सिर्फ उड़ान भरने का रहा है। करोड़ों अरबों रुपए फूके गए हैं उसमें, और मौजूदा वक्त में हम यात्रा कर रहे लोगों को 16 रुपए का टिफिन नहीं दे पाते हैं जिसमें चावल होगी, रोटी होगी, 2 केले होंगे, पीने का पानी होगा, यह भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। किस कतार से आज बात शुरू की जाए, या इन दोनों कतार से पहले एक जानकारी आपको दें। लाल बहादुर शास्त्री जनवरी के महीने में जब सोवियत रूस पहुंचे थे, ताशकंद समझौता, उस समय वहां के नेता, सोवियत नेता निकोलाई कोसिजिन ने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री के पास सिर्फ एक खादी का कोट है। उन्होंने किसी तरीके से करके वह एक अपनी तरफ से गर्म ओवरकोट शास्त्री जी को प्रेजेंट करवा दिया। और 3 जनवरी 1966 को जब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिससे शुरुआत होनी थी, उसमें उन्होंने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री फिर खादी का ही कोट पहनकर आए हैं। तो निकोलाई कोसिजिन ने उनसे जाकर पूछा, क्या मेरा दिया हुआ कोट आपको पसंद नहीं आया? शास्त्री जी ने कहा, कोट तो बहुत पसंद आया, बेहद गर्म है, बेहद आरामदायक भी है, लेकिन मेरे साथ जो एक अधिकारी आए उनको तो कोट ही नहीं लाए हैं, तो मैंने वो कोट उन्हें दे दिया है। एक चिंता, एक सरोकार, एक साथ खड़े होने की परिस्थितियां देश के प्रधानमंत्री की क्या होती है, ये अलग अलग दौर में हो सकता है कई जगहों से चीजें निकल कर आए, लेकिन मौजूदा सच इतना भयावह हो सकता है। हम जिस भी कतार से शुरू करें उसमें हमें लगता है कि शुरुआत में उस बहुसंख्य तबके का जिक्र आज पहले कर दें, क्योंकि जो तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, जो अखबारों में लिखा जा रहा है, जो सोशल मीडिया में विजुअल्स चल रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो विजुअल रेंग रहे हैं, वो बड़े न्यूनतम हैं। और जानकारियां जब आती हैं, उन जानकारियों को जब आप एक साथ जमा करते हैं तो आपके भीतर एक अजीबोगरीब सी धड़कन महसूस होगी। आप सोचेंगे ऐसी स्थिति भारत की है। जी, आज इसी बात के जिक्र से हम शुरुआत करते हैं। कई तस्वीरें आपने देखी, मसलन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अरवीना खातून 26 साल की, जिसकी मौत हो गई। कई जानकारियां आपने पढ़ी, लेकिन उसके भीतर जब आप जाकर हासिल कीजिएगा जानकारी, अहमदाबाद से अरवीना खातून चढ़ी, उन्हें जाना था कटिहार। रेलगाड़ी जब छपरा पहुंची, छपरा रेलवे स्टेशन तक वो जीवित थी, और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते निकलते रेलगाड़ी में उनकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन उसके बाद आता था। उस रेलवे स्टेशन पे कोई स्ट्रेचर नहीं, कुछ नहीं, उनके शव को उठाया गया, जमीन पर रख दिया गया। 1 साल का बच्चा बार बार चादर को उनकी हटा रहा था, जिस चादर को कफन मानकर ढक दिया गया था। सोच रहा था माँ जिंदा है, माँ जग जाएगी। एक 3 साल का दूसरा बेटा जो पानी की बोतल हाथ में लिए पानी के लिए भटक रहा था, दोनों को नहीं पता है माँ मर गई है। मौत क्यों हुई? भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला। रास्ते भर अहमदाबाद से सफर करते हुए वहां भोजन पानी नहीं मिला। दूसरी महिला, यह भी कटिहार की, उरेश खातून, लेकिन इनकी मौत सूरत से निकली पूर्णिया ट्रेन पर चढ़ी बेगूसराय में मौत हो गई। उसके बाद मानसी रेलवे स्टेशन पड़ा, वहां उनकी बॉडी को उतारा गया। इन्हें कटिहार जाना था। मौत बीच में क्यों हुई? भोजन नहीं मिला, खाना नहीं मिला। वशिष्ठ महतो 70 बरस के, इनकी मौत मुंबई से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में दानापुर, पटना से सटे हुए दानापुर में हो गई।
हालांकि ये दिल के मरीज भी थे, लेकिन इनकी मौत किस वजह से हुई? डिहाइड्रेशन होते चला गया, पानी नहीं मिला। बनारस का मंडुआरी धी जो है, वहां पर दशरथ प्रजापति 30 साल के, रामरतन रघुनाथ 55 साल के। दशरथ जौनपुर के रहने वाले, रामरतन रघुनाथ आजमगढ़ के रहने वाले, मुंबई से बनारस के लिए चले थे और बनारस से ठीक पहले पहुंचते पहुंचते इन दोनों की मौत हो गई। वजह? भोजन नहीं मिला, राशन नहीं मिला। भूषण सिंह 58 साल के, सूरत से बलिया के लिए निकले और सारण पहुंचते पहुंचते इनकी मौत हो गई। वजह? भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला। राम अवध चौहान 45 साल के और इनके साथ एक और शख्स थे, उनके नाम की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ये झांसी से चले थे गोरखपुर के लिए और कानपुर पहुंचते पहुंचते इनकी मौत हो गई। लेकिन जानकारी वही, राशन नहीं, भोजन नहीं, कुछ खाने को मिला नहीं। मोहम्मद इरशाद 4 साल का लड़का दिल्ली से चला था मुजफ्फरपुर के लिए, 39 घंटे इस रेलगाड़ी में लगातार सफ़र कर रहा था। मुजफ्फरपुर पहुंचते पहुंचते इसकी मौत हो गई। 19 साल का एक मजदूर जिसकी मौत गुमला में हो गई, वहां भी उसको भोजन नहीं मिला, यह भी गुजरात से निकल कर आ रहा था, मौत हो गई। ये एक लंबी कतार है और ऐसे लोगों की कतार है जिसके लिए आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए कि इतनी मौतें अगर हो रही हैं तो क्या हमारी गवर्नेंस कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है क्या? हम इसके भीतर जब लोगों से जानकारी हासिल कर रहे थे तो कई जानकारियां निकल कर आई। कुछ जगहों पर एक पैकेट खाने का दिया जा रहा था जिसमें 100 ग्राम खिचड़ी थी, कुछ जगहों पर 3 रोटियां और अचार भी दिया गया है। ऐसा नहीं है किसी भी ट्रेन में नहीं दिया गया कुछ जगहों पर। 2 केले 2 बार दिए जाने चाहिए थे। पानी जो 50 पैसे का आता है वो पौच होता है, उसको जब जोड़ के हमने निकालना शुरू किया कि कितना पैसा खर्च होता अगर सबको दिया जाए, तो एक ट्रेन में लगभग एक डब्बे में जिसमें 72 लोग बैठ सकते हैं, ऐसे 18 डब्बों को एक एवरेज निकाला गया जो श्रमिक ट्रेन चल रही है। श्रमिक ट्रेन चलने का जो पूरा आंकड़ा जो रेलवे मिनिस्ट्री ने दिया है, वो आंकड़ा है कि एक ट्रेन चलाने में उन्हें 80 लाख खर्च होते हैं। तो 2570 ट्रेन उन्होंने चलाई है, जो अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी। उसमें खर्च आ रहा है लगभग 2056 करोड़ रुपए का। इसमें से रेलवे का कहना है कि हम लोग बेयर कर रहे हैं 1747 करोड़ रुपए। अच्छी बात है, लेकिन अब इसकी माइन्यूट परिस्थिति को समझना शुरू कीजिए। सरकार कह रही है, रेलवे मिनिस्टर कह रहा है, एक ट्रेन चलाने में 80 लाख रुपए खर्च होते हैं। 80 लाख अगर खर्च होते हैं और एक ट्रेन में अगर 18 डब्बे लगे हुए हैं, हर डब्बे में अगर 72 लोग बैठे हुए हैं, तो लगभग 1296 लोग उसमें बैठे हुए हैं। 1296 लोगों के हिस्से में प्रति व्यक्ति अगर 80 लाख को आप डिवाइड करेंगे तो 6172 रुपए आएंगे। अब आप कल्पना कीजिए, 6172 रुपए का एक टिकट अगर आप लेते हैं तो एसी के सेकंड क्लास में दिल्ली से अगर आप बैठते हैं तो तिरुवनंतपुरम तक जा सकते हैं। यहां से पटना भी जाएंगे तो आपको 3500 रुपए लगेंगे। लेकिन सरकार के हिसाब से अगर आंकड़ों को हम जोड़ रहे हैं सारे डाटा को, तो एक व्यक्ति पर 6172 रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसमें जब आप एसी में सफर करते हैं तो खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, सब चीज उसके साथ जोड़ते चला जाता है। लेकिन यहां तो एसी ट्रेन भी नहीं है, यहां तो एक ऐसे है जिसमें 3 टायर की स्थिति है, सिर्फ उसी में सब लोग सफर कर रहे हैं। और उसमें जब आप खाने खिलाएंगे तो उसमें जो सरकारी रेट है, जिसमें खिचड़ी 100 ग्राम दी जाती है और अचार दिया जाता है, उसकी कीमत 5 रुपए की पैकेट आती है। या फिर 3 रोटी और अचार दिया जाता है तो वह भी 5 रुपए का आता है। अगर मान लीजिए 2 बार खाना दिया जाता तो एक व्यक्ति के हिस्से में आता 10 रुपए। 2 केले दिए जाते हैं तो 2 रुपए के 2 केले के हिसाब से आते 4 रुपए। पानी का पौच जो 50 पैसे पड़ता है, जो पौच दिया जाता है, अगर वो मान लीजिए हर व्यक्ति को 4 पौच भी दिया जाता तो भी वो 2 रुपए का आता। तीनों मिला दीजिएगा तो 16 रुपए एक व्यक्ति पर आते हैं। एक व्यक्ति पर 16 रुपए हैं और एक ट्रेन के भीतर सफर करने वाले 1296 लोग अगर हैं, इन सबको अगर मिला दीजिएगा तो लगभग खर्चा कितना आएगा? सिर्फ 20,000 रुपए। यानी 20,200 और 20,100 रुपए के लगभग खर्चा भी नहीं आता, उससे भी कम आ रहा है, 20,000 से भी कम का आएगा, 19,800 रुपए का खर्चा आएगा। अगर ये खर्चा आ रहा है और सरकार ने तो 1200 लोगों को ही कहा है कि हम उतने को सफर करा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो एक ट्रेन में 1200 लोग अगर सफर कर रहे हैं तो उन पर खर्चा आता है 19,200 रुपए। और 19,200 रुपए के हिसाब से अगर 2,570 ट्रेनों में आप इस देश के तमाम 1200 लोगों को खिलाते चल रहे हैं तो भी खर्चा आपके पास आता है 4,93,44,000।
4,93,00,000, इसको आप 5 करोड़ मान लीजिए। और उसके बाद हम आपको उस सफ़र पर लिए चल रहे हैं ये बताते हुए कि दरअसल ये 5 करोड़ के खर्चे में कोई भूखे नहीं मरता, सबको खाना मिलते रहता जो न्यूनतम देने की स्थिति है। और अगर आप इसको डबल कर दें, कुछ अच्छा खाना देने लगे, तो चलिए 8 करोड़ 10 करोड़ दे देंगे आप। अब आप आइए जिसका जिक्र हम आपसे करना चाह रहे थे कि इस देश के भीतर का सच क्या है। इस देश के भीतर का सच यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री अपने 6 साल के दौर में, जो नवंबर के बाद चीजें ब्रेक लग गई है, हर 10-11 दिन के बाद विदेश यात्रा पर ही रहे। और ये प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हर प्रधानमंत्री को मात दी है, इंदिरा गांधी को मात नहीं दे पाए। इंदिरा गांधी लगभग 16 साल तक सत्ता में रही, उन्होंने लगभग 119 देशों की यात्रा की। 119 देश में वह देश भी हैं जिस पे कई बार यात्राएं की हो गई। नेहरू ने 68 देशों की यात्रा की, इंदिरा गांधी ने 119 देश की यात्रा की, अटल बिहारी वाजपेयी ने 48 देश की यात्रा की, मनमोहन सिंह ने 10 साल में 93 देशों की यात्रा की, और 6 बरस से कम की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने 116 देश की यात्रा की। यानी 60 के लगभग यात्रा और 116 देश उन्होंने कवर किए। और जो खर्चों का सिलसिला है, हमने जब आपसे यहां पर जिक्र किया कि अगर ये भोजन दे देते तो लगभग जनता के हिसाब से जनता भोजन देते तो 5 करोड़ है, बेहतर भोजन देते तो लगभग 8 करोड़ है या 10 करोड़ है, उस हिसाब से सोचिए, आप सोचना शुरू कीजिए कि इतना भोजन देते। लेकिन इन सब के साथ आप ये सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ नेपाल जो जाते हैं, नेपाल की यात्रा 11-12 मई 2018 अधिकतर नेपाल की यात्रा इन्होंने की है इंडियन एयरफोर्स के विमान से। लेकिन 2018 में ये चार्टर्ड लेकर गए, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री को जो मिल जाता है, उस पर जो खर्चा दिखाया गया, जो बिल निकल कर आए, वह 1,61,09,298 रुपए के। नेपाल जो सबसे नज़दीक है, वहां पर भी एक दिन की यात्रा का खर्चा 1.5 करोड़ से ज़्यादा कहा जाता है। लगभग 4 यात्राएं नेपाल की पिछले 6 बरस के भीतर में। चीन जिससे खटपट चल रही है, उस चीन की पिछले 5.5 साल के 6 साल के दौर में 5 यात्राएं की। और चीन का खर्चा 2018 में 5 यात्राओं में से 2 यात्राओं के डाटा हम आपको देते हैं। चीन की यात्रा इन्होंने 26 से 28 अप्रैल यानी 2 दिन वहां रुके थे 2018 में। खर्चा आया 6,07,46,000 का। और 2 महीने बाद 9 और 10 जून को फिर ये गए 2018 में, तब खर्चा आया 7,83,00,000। एक ही जगह गए, पहली बार में ज्यादा दिन रुके, दूसरी बार में कम दिन रुके, खर्चा लगभग 1.5 करोड़ कैसे बढ़ गया ये कोई नहीं जानता है। एक वक्त में 6,07,00,000, दूसरे वक्त में 7,83,00,000। अमेरिका की यात्रा हम इसलिए भी जिक्र आपसे करना चाहते हैं क्योंकि जब भारतीय जो फंसे हुए थे उनको जो लाया जा रहा था विमान से, तो अमेरिका का किराया रखा गया था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एक व्यक्ति देकर एक विमान में 200 लोग बैठ रहे थे पूरे विमान में। उसका खर्चा हो जाता है तकरीबन 200 लोग अगर बैठेंगे तो 2 करोड़ खर्चा हो गया। उस 2 करोड़ खर्चे को देकर अगर आप अकेले उस पूरे विमान को हायर करके अमेरिका आ सकते हैं और जा सकते हैं, यानी 4 करोड़ खर्चे आने जाने का हो गया। लेकिन अमेरिका का खर्चा प्रधानमंत्री मोदी जब सितंबर 2014 में करते हैं तो खर्चा आता है 19 करोड़ 4,60,000 का। और जब 2019 5 साल बाद जब आखिरी यात्रा वो सितंबर के महीने में की थी पिछले साल सितंबर 2019 में, तब खर्चा आया था 23 करोड़ 27,09,000 का। तो ये दिमाग में एक रखना चाहिए कि एक पूरा विमान अगर आपने हायर कर लिया जिसमें 200-300 लोग बैठ सकते हैं, वह भी अगर आप पूरा हायर कर लेते हैं और उसमें अगर हर सीट वाइज भी हायर करते हैं, जब पूरा हायर करते हैं तो सस्ता मिलता है। लेकिन अगर उस लिहाज से लंदन से, जैसे लंदन का किराया रखा गया था 50,000, जिनको जो फंसे हुए थे जिनको यहाँ भारत लाके लेके आ गया, तो उसमें अगर 200 लोग सफ़र करते हैं तो ये तकरीबन 1 करोड़ का खर्चा होगा। 1 करोड़ जाना, 1 करोड़ आना, 2 करोड़। लेकिन उसका ब्रिटेन जाने का खर्चा भी जो है यह भी पार कर जाता है, लगभग 10 करोड़ के लगभग आ जाता है। ये एक पूरा डाटा इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री के सफ़र का। और अगर इसको हम आपको आसानी से और समझाना चाहें कि साल दर साल देखिए कि इसमें कोई रियायत नहीं आई है कि आपको ये लगे कि भारत की इकोनॉमिक डामाडोल थी, भारत की आर्थिक परिस्थितियां डामाडोल थी। 2014 में हवाई सफ़र पे खर्चा हुआ 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2015 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2016 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2017 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2018 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2019 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2020 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2021 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2022 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2023 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2024 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2025 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2026 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2027 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2028 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2029 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2030 में 77 करोड़ 91,58,465 करोड़। 2031 में
2015 में 133 करोड़ से ज्यादा हवाई यात्रा में खर्चा हुआ जो विदेश की यात्रा की गई। इसमें देश के भीतर की यात्राओं का जिक्र अभी हम आपसे नहीं कर रहे हैं। 2016 में 76 करोड़ रुपए, 76 करोड़ 26,74,000 खर्च हुए। 2017 में 76 करोड़ 51,84,000 खर्च हुए। 2018 में 113 करोड़ 34,80,000 रुपए खर्च हुए। 2019 में नवंबर के बाद से यात्रा नहीं की है और उसमें खर्च आए तकरीबन 90 करोड़ 70,05,000 के। ये साल दर साल है। इसकी जानकारी ऐसा नहीं है कि नहीं दी गई, पार्लियामेंट में दी गई है और प्रधानमंत्री की अगर ऑफिशियल साइट पे आप चले जाइएगा उसमें भी इस बात की जानकारी है कि इतना सफ़र किया, इतना पैसा खर्चा हुआ। और लेकिन देश के प्रधान सेवक हैं तो आप लोग जिक्र इस बात का, क्योंकि आखिरी यात्रा जो ब्राज़ील की इन्होंने की नवंबर में, हमने सोचा कि उस आखिरी यात्रा का निकालें कितना खर्चा हुआ होगा, तो उसमें लिखा गया है कि अभी तक सौंपा नहीं गया है, यानी जानकारी दी नहीं गई है कितना खर्च हुआ है, वो उसमें ईमानदारी के साथ लिख दिया गया है। दूसरा सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि नवंबर के बाद और कोरोना से पहले अगर वो विदेश यात्रा नहीं कर रहे थे तो देश में तो यात्रा कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे थे। अब आप सोचिए कितनी यात्राएं की इन्होंने। नवंबर में झारखंड ये गए, दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर को झारखंड जाते हैं, 8 दिसंबर को महाराष्ट्र जाते हैं, 9 दिसंबर को फिर झारखंड जाते हैं, 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं, 17 दिसंबर को फिर झारखंड जाते हैं, 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है वहाँ पर जाते हैं। इसी तरह जनवरी शुरू होता है तो कर्नाटक जाते हैं, 12 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाते हैं, 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश जाते हैं, 7 फरवरी को असम जाते हैं, 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश जाते हैं, गुजरात जाते हैं 24 फरवरी को। और इन सब के बीच 14 फरवरी के बाद का पूरी यात्रा जो थी, अमेरिकी राष्ट्रपति का आना, उनके साथ इधर उधर की आवाजाही और उन सब के बीच फिर कोरोना वायरस का आ जाना, तो यात्रा रुक गई। और जो आखिरी यात्रा थी वो 22 मई को हुई, जो कि तूफान आ गया जिसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जाना पड़ा। लेकिन यह तो इस दौर का है जब दुनिया वायरस से जूझ रही है। लेकिन हमको लगता है कि एक जानकारी आपको और होनी चाहिए कि इस देश के भीतर में जब हम आपसे इसका एवरेज निकाल रहे थे कि कितनी यात्रा की गई, किस रूप में यात्रा की गई, तो एक स्थिति आई थी कि 2016 में नवंबर के बाद से उन्होंने फिर यात्रा रोकी थी और मई तक वो यात्रा रुकी हुई थी, विदेश वो नहीं गए थे क्योंकि उस बीच में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, महत्वपूर्ण इलेक्शन उत्तर प्रदेश का था। तो उत्तर प्रदेश को लेकर उसके बीच में उन्होंने 20 यात्राएं की। जो रैलियां की होगी वो अनऑफिशियल होती है, पार्टी की तरफ से होती है, प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन 20 यात्राएं उत्तर प्रदेश को लेकर की और ओवरऑल 46 यात्रा की। यानी उस पीरियड में भी जब विदेश यात्रा नहीं कर रहे थे तो हर 3 साढ़े दिन के बाद यात्रा विदेश की उनकी लगातार होती थी। और ये खर्चा हो रहा है, देश का ही पैसा खर्चा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी जो फंडिंग आता है और बीजेपी सत्ता में है तो फंडिंग आती है तो कॉरपोरेट देते हैं, इंडस्ट्रीज देते हैं, फिर वो सत्ता में आने के बाद उनको कुछ रियायत मिल जाती है। तो कुल मिला के एक साइकिल है जिसमें पैसा इस देश का ही खर्च हो रहा है। और विदेशी यात्राओं का पैसे का जिक्र हमको लगता है यहाँ पर एक यात्रा इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो स्विट्जरलैंड की यात्रा थी, इसका जिक्र जानबूझ के इसलिए हम करना चाहते हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री भारत के कभी जाते नहीं हैं। इससे पहले HD देवगौड़ा गए थे 97 में, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ही गए। जनवरी का महीना बड़ा खूबसूरत होता है स्विट्जरलैंड का महीना, हम तो गए नहीं हैं लेकिन जो दृश्य देखा और जो तस्वीरें आई थी उस वक्त प्रधानमंत्री की, वह 22 से 23 जनवरी को 2018 में जिस विमान से गए उस विमान का खर्चा आया 13 करोड़ 20,83,000 का। अब आप कल्पना कीजिए कि इतना खर्चा इस रूप में हो रहा है और उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कुछ निकल कर भी नहीं आया, क्योंकि 2018 के बाद की अगर भारत में इकोनॉमिक स्थिति को देखिएगा और कितना क्या पैसा लगाया है या विदेशी कंपनियां किस रूप में आई हैं, किस तरीके से आई है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा कि नहीं कि दुनिया की अलग अलग कंपनियां भारत के भीतर में आई है। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि अगर ऐसी स्थिति है, एक तरफ इस देश के भीतर में मौत का सिलसिला है, दूसरी तरफ इस देश के भीतर में रईसी का सिलसिला है, इन दोनों के बीच जब हम आप खड़े होंगे तो हमें क्या देखना चाहिए और किस रूप में इन बातों का जिक्र करना चाहिए। जब एक तरफ हम करोड़ों की सूची का आपके साथ जिक्र कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि इस देश के भीतर का जो बहुसंख्यक तबका, जिसको हम लोग मजदूर कहते हैं और मौजूदा वक्त में वो माइग्रेंट लेबर हो गया है, उसको लेकर एक सेंसस आया।
और सेंसस वर्ल्ड बैंक का है और सेंसस भारत का है, और इसमें इंडिया इंटरनल लेबर माइग्रेशन पैराडॉक्स जो है उसके द्वारा भी एक सेंसस किया गया है। उसने इस बात की जानकारी दी कि जो भारत का माइग्रेंट लेबर है वह उसमें से 55% जो लोग होते हैं वो 10 साल से ज़्यादा, यानी कोई कहीं चला गया तो आधे से ज़्यादा तो वहीं के हो जाते हैं। पहली बार वो लोग वापस अपने गांव लौट रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसी क्राइसिस आई है जो इससे पहले कभी नहीं आई, उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। इसका मतलब है कि लेबर्स किस त्रासदी में थे, जहां भोजन नहीं था, रहने का छत नहीं था, पास में पैसे नहीं थे, बाहर निकल नहीं सकते थे, कोई पानी देने वाला नहीं। तो एक तरफ रेलवे के भीतर सफर करते हुए रेलगाड़ी के भीतर मौत का सफर है, और पता नहीं क्यों एक अजीबोगरीब स्थिति है। इस देश में बुलेट ट्रेन का जिक्र हो गया, 5 मिलियन ट्रिलियन हमारी जीडीपी का जिक्र हो गया, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं 16 रुपए का भोजन मिल जाए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप खिचड़ी, केला, पानी ही तो दे दीजिए, 2 रोटियां ही तो दे दीजिए, वह भी दे पाने की स्थिति में क्यों नहीं है? क्या हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस दौर में खत्म हो गया है? और ये डाटा बतलाता है कि जितने लोग सफ़र करते हैं और जितने लोग मजदूर के तौर पर जाते हैं अलग अलग जगहों पर, उसमें 55% अगर रह जाते हैं, एक जगह पर चले गए, तो लगभग 5 साल तक के बाद की स्थिति में अगर आप आइएगा तो लगभग 72% लेबर जो है, जो जहां पर जाता है वो 5 साल से पहले नहीं लौटता है। ऐसी तादाद 72% की है। बाकी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में पहली बार जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ जो लेकर जाते हैं, उनके साथ जब बातचीत निकल कर आई, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि उनके पास भी यह स्थिति नहीं थी कि वो मजदूरों को कह दें, वो खुद अपने तौर पर जल्दी भाग के निकल के आना चाहते थे। लगभग 52% मजदूर इस देश में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पर जाते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर होता है, और पहली बार उन कॉन्ट्रैक्टरों के पास भी भोजन नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ की रईसी रुकी नहीं, इस देश की अपनी रईसी चलती है, और इस रईसी के बीच के और जाइएगा तो कितनी बड़ी तादाद में, लगभग 2011 का सेंसस ये बताता है कि 14 करोड़ 61 लाख इस देश के मजदूर पलायन करते हैं, अपने घरों को छोड़ते हैं, और जो लोग छोड़ते हैं उसमें 54% दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, आधे से ज्यादा दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। अपने ही राज्यों में 43% रहते हैं, और जो भारत छोड़ के जाते हैं वो सिर्फ 3% लोग हैं। यानी दूसरे राज्यों से लौटेंगे जब 14 करोड़ 61 लाख 2011 के सेंसस को बेस भी बनाइएगा तो लगभग 7.5 करोड़ लेबर्स को तो लौटना है। और आंकड़े बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितने आए साहब, तो पता चलता है लगभग 35 लाख आ गए। बिहार में कितने लोग आए तो उधर से जानकारी मिलती है, नहीं हमारे पास लगभग 12 लाख लोग आ गए। झारखंड से जानकारी मिलती है लगभग 3.5 लाख आ गए। सबको जोड़ना भी शुरू कीजिएगा तो आप 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाइएगा। और यहां तो बहुत क्लियर कट मामला है 2011 के हिसाब से। 2020 में आते आते चीजें बढ़ गई हैं। और इतना ही नहीं, मेल और फीमेल का भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अलग अपने राज्यों में छोड़ के जो दूसरे जगह चले जाते हैं, महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। इस देश में 30 करोड़ महिलाएं लेबर के तौर पर शादी करने के बाद या उससे पहले उस घरों को छोड़कर चली जाती है, जो अलग अलग जगहों पर। इसीलिए जो मौत का सिलसिला है उसमें महिलाओं की तादाद आपको ज़्यादा नजर आएगी, जिनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। लेकिन इन सब की दिशा में कौन देखेगा, कैसे देखेगा, कोई जिम्मेदारी लेगा, नहीं लेगा, ले पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। हम जब इसके पैरेलल में यात्रा करते हैं तो प्रधानमंत्री जब पहली बार इस देश में 2014 में बने थे तो उन्होंने पहली यात्रा भूटान की थी। उस भूटान का खर्चा हमने निकाला, क्योंकि जब हम इधर अमेरिका का खर्चा निकाल रहे थे तो 23 करोड़ तक आ गया खर्चा। लेकिन भूटान की पहली यात्रा, यानी एक तरफ नेपाल है, दूसरा भूटान का हिस्सा सटा हुआ है। भूटान 1 दिन की यात्रा की थी 15-16 जून 2014, और जो हवाई किराए का खर्चा था वह 2 करोड़ 45 लाख 27,465 रुपए। यह एक पूरी लंबी फहरिस्त है, जो सरकारी डाटा है, जो प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे मौजूद है, वो डाटा है, और वो सारी चीज़ें बताते हैं कि किस स्थिति में। और आखिरी स्थिति जो डराने वाली इसलिए है क्योंकि सत्ता बेफिक्र है। हमने सत्ता को चुन के सारे अधिकार दे दिए, सारी पूंजी दे दी, पूरा बजट दे दिया, संविधान भी दे दिया। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन, इसकी एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2019 तक में इस देश के भीतर में जो गरीब बच्चे थे, गरीब बच्चों का मतलब होता है जिनकी उम्र 14 साल से कम हो,
और मैक्सिमम इसमें बच्चे माने जाते हैं 7-8 साल के एवरेज के तौर पर निकल कर आते हैं। उसकी रिपोर्ट कहती है 2019 में तकरीबन 58 करोड़ बच्चे गरीब थे दुनिया भर में, और 2020 का डाटा बता रहा है कि ये 2020 दिसंबर तक स्थिति हो जाएगी लगभग 67 करोड़ 67 करोड़ 20 लाख बच्चे दुनिया भर के गरीब होंगे, और इसमें से 2/3 जो स्थिति है वह अफ्रीका, भारत और दक्षिण एशियाई देशों की है। 2/3 यहां के हैं, और इसमें 6 करोड़ जो सबसे ज्यादा गरीब हैं उसमें अफ्रीका और भारत के बच्चों की तादाद है। कौन से भविष्य को गढ़ रहे हैं, किस भारत को गढ़ रहे हैं, और हमने चूंकि जिक्र लाल बहादुर शास्त्री से किया था तो हमें पता नहीं क्यों याद आज भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी याद आ गए। भीष्म नारायण सिंह कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, 2018 में उनकी मौत हो गई। वो अक्सर किस्सा सुनाते थे कि जब वो यंग थे और राजेंद्र बाबू से मिलने जाते थे तो अक्सर वहाँ पर वो देखते थे कि वो जिस चादर पे सोते हैं वो चादर फटी हुई है, खादी की चादर है। राष्ट्रपति भवन जिनके जो लोग वहाँ की गवर्नेंस को देखते थे, ठीक ठाक करते थे, उन्होंने भीष्म नारायण सिंह जी के मुकाबले उनका ये कहना था कि वह लोग उनसे आग्रह करते थे कि आप राष्ट्रपति जी से कहिए कम से कम चादर फट गई है, हटा तो लें। तो एक बार उन्होंने जाकर कहा, राजेंद्र बाबू का जवाब था कि हमारे लिए तो सबसे बड़ा शहर पटना में रहे, छपरा में रहे, सारण में कौन सा है, तो कलकत्ता है। कलकत्ता में तो हम देखते हैं बोरी बिछा के मजदूर वहीं पर सो जाता है, पटरी पर ही, और बोरी और खादी में कोई एक ही समान है। तो जब इस देश के भीतर में लोग फटेहाल कपड़ों में रहते हैं तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति वैसे रहता है, तो इसमें क्या दिक्कत है। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति या इस देश में आज़ादी के बाद की सियासत की नींव इतनी रईसी वाली कभी नहीं रही, और इन परिस्थितियों में, मौजूदा स्थिति में इतनी त्रासदी वाली कभी नहीं रही। विभाजन के दौर में भी यह संकट नहीं था। उस दौर में भी, विभाजन के वक्त भी अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से भोजन बांटा जाता था, भूखे मरने देने की स्थिति के आंकड़े आपको इस रूप में कभी नजर नहीं आएंगे कि इस तरीके का संकट था कि कोई खाना देने वाला नहीं। और गाड़ी कुछ इस तरीके से रेलगाड़ी चल रही है मानो वो 14 दिन के क्वार्टराइन में सबको रखते हुए चल रही है कि सबको अलग थलग रखना है, क्योंकि यात्राओं का दौर जो 40 घंटे का है वो 90 घंटे में पूरा हो रहा है। जो 52 घंटे का सफर है वो कई दिनों में पूरा हो रहा है। ये कौन सी स्थिति है, और कोई जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। मनाइए, इस देश के भीतर में कम से कम हवाई यात्राएं तो थम गई हैं अभी मौजूदा वक्त में, क्योंकि ये डराने वाली स्थिति, और शायद ये एक ऐसा सच है जिस सच से रूबरू हम लोग ना हो, कम से कम हो, इसकी जरूरत है। कम से कम इस देश के नागरिकों को अलग अलग स्टेशन पे ये कह के जाने की इजाजत दे दी जाती कि आप भोजन बांटने चले जाइए, लेकिन यहां तो गवर्नेंस इस तरीके से की गई है, पीएम से सीएम, सीएम से डीएम तक आते आते हर जगह अपने तरह का नियम कायदा है, और उस नियम कायदे को जो तोड़ेगा उसे लाठी पड़ेगी। लेकिन जो भूखे मर रहा है उसे रोटी खिला पाने की स्थिति में भी यह देश नहीं आ पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।